के मस्ती एमएस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। भारतीय इतिहास में जो लूसेंट ऑप्शनल से 16वां टॉपिक चल रहा था, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में, जिसमें 80 क्वेश्चन हो गए थे। लूसेंट का पूरा एक्सप्लेन हो गया था, किरण बुक का भी एक्सप्लेन हो गया था और 80 क्वेश्चन हो गए थे। आज लूसेंट इसी टॉपिक से जो 80 के बाद के 171 तक क्वेश्चन होंगे और एक्सप्लेन तो हो ही चुका है। तो देखते हैं 81वां क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्याच्युत कर दिया? सत्याच्युत कर हत्या कर दी। तो सैयद बंधुओं को नृप निर्माता कहा जाता है। तो सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से फर्रुख सियर जो मुगल सम्राट था, इसको सत्याच्युत कर दिया और हत्या भी इसकी कर दी, फर्रुख सियर की। सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? तो सैयद बंधुओं ने फर्रुख सियर को भी बनाया था, जिसकी हत्या की। रफ़ी उद दरजात को बनाया था बादशाह, रफ़ी उद दौला को बनाया था, मोहम्मद शाह को भी बनाया था। रफ़ी उद दौला, मोहम्मद शाह, रफ़ी उद दरजात, फर्रुख सियर। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो सैयद बंधुओं का पतन मोहम्मद शाह के समय में हुआ। सैयद बंधुओं का पतन मोहम्मद शाह के समय में हुआ। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो मोहम्मद शाह रंगीला का मूल नाम, मोहम्मद शाह रंगीला जो मुगल बादशाह था, इसका मूल नाम रोशन अख्तर था। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? तो अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद मोहम्मद शाह रंगीला के समय में स्वतंत्र हुए। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत पर आक्रमण करने वाले नादिर शाह ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन। 87वां क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो अब अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला था। मोहम्मद शाह रंगीला। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिसमें से सर्वाधिक 3 बार आक्रमण शाह आलम द्वितीय के समय में किए। 7 आक्रमण किए अहमद शाह अब्दाली ने, जिनमें से 3 बार आक्रमण, सबसे सर्वाधिक आक्रमण शाह आलम द्वितीय के समय में किए। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। ये मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था, इसका वास्तविक नाम अली गौहर था। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषता वीर बख्शी नजाबिद्दौला के भय के कारण, विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषता मीर बख्शी नजीबुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ? तो ये शाह आलम द्वितीय ही था जिसने विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषता मीर बख्शी नजीबुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था, जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात क्या? कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए, 2 गज जमी भी न मिली ए यार में। ये बहादुर शाह द्वितीय के लिए कहा गया है, जो बड़ा शायर भी था और उसने अपने आखिरी समय में ये शेर विख्यात है क्या? कि कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए, 2 गज जमी भी न मिली ए यार में। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था।
93वां क्वेश्चन कहता है सुमेलित करना है राज्य और संस्थापक। तो बंगाल राज्य का संस्थापक 1713 में मुर्शीद कुली जाफर खां ने की। फर्रुखाबाद राज्य की स्थापना 1714 में मोहम्मद खां बंगस ने की। कर्नाटक राज्य की स्थापना शहादुद्दौला खां ने की 1720 में। अवध राज्य की स्थापना 1722 में मीर मोहम्मद अमीन शहादत खां बुरहानुल मुल्क ने की। मीर मोहम्मद अमीन शहादत खां बुरहानुल मुल्क ने की अवध की 1722 में। बंगाल की 1713 में मुर्शीद कुली जाफर खां। फर्रुखाबाद 1714 में मोहम्मद खां बंगस। कर्नाटक की 1720 में शहादतुल्लाह खां। अवध की 1722 में मीर मोहम्मद अमीन शहादत खां बुरहान मुल्क ने की। 94 क्वेश्चन फिर सूची मिलानी है। हैदराबाद की स्थापना 1724 में मीर कमरुद्दीन चिनकिलिच खां यानी निजामुल मुल्क ने की। रुहेलखंड राज्य की स्थापना 1727 में अली मोहम्मद खां ने। भरतपुर की स्थापना 1740 में बदन सिंह ने की। मैसूर की स्थापना 1761 में हैदर अली ने की। हैदराबाद 1724 की स्थापना मीर कमरुद्दीन चिनकिलिच खां ने, जिसे निजामुल मुल्क कहते हैं। रुहेलखंड की स्थापना 1727 में अली मोहम्मद खां ने की। भरतपुर की 1740 में बदन सिंह ने। मैसूर की 1761 में हैदर अली ने। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के नवाब जो थे वो नवाब वजीर कहलाते थे। किसने ग्रामीणों जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो चूड़ामल ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया। किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो सूरजमल को जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है। सूरजमल को जाटों का अफलातून व जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है मुर्शीद कुली जाफर खां को बंगाल तथा उड़ीसा की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? तो मुर्शीद कुली जाफर खां को बंगाल तथा उड़ीसा की सूबेदारी फर्रुख सियर से मिली। मुर्शीद कुली जाफर खां को बंगाल की 1717 में और उड़ीसा की 1719 में सूबेदारी बरखूर सियर से मिली थी मुर्शीद कुली जाफर खां को। 99 क्वेश्चन है किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? तो मुर्शीद कुली जाफर खां ने मुर्शिदाबाद की स्थापना की और उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया। 100वां क्वेश्चन है बंगाल के शासक मुर्शीद कुली जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण क्या था? तो बंगाल के शासक मुर्शीद कुली जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण था कि मुगल बादशाह बरूख सियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शीद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई। मुगल बादशाह बरूख सियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शीद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई। यही शासक मुर्शीद कुली जाफर खां एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण था। 101 क्वेश्चन कहता है किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला को प्रदान की? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने, जो मुगल बादशाह था, 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की। 102 क्वेश्चन कहता है बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती थीं? तो अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब जिसने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि ना छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती हैं।
क्वेश्चन नंबर 103 कहता है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं। तो ये अलीवर्दी खां ने कहा था जब अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते हुए अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों से कहा था कि तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं। बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी। तो बंगाल का वह नवाब अलीवर्दी खां था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी। अलीवर्दी खां। 105वां क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेजों, फ्रांसीसियों एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना, इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। ये बंगाल का नवाब जो अलीवर्दी खां था, अलीवर्दी खां ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी कि तीनों, कौन तीनों, अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना, इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। ये विचार था अलीवर्दी खां का अपने उत्तराधिकारी के प्रति। नवाब अलीवर्दी जो बंगाल का नवाब था, इसका उत्तराधिकारी कौन था? तो बंगाल के नवाब अलीवर्दी का उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण क्या थे? तो एक तो कारण था अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलाबंदी की गई, ये कारण। दूसरा अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग यानी फ्री पास का दुरुपयोग। तीसरा भगोड़े कृष्ण बल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना। तो ये थे नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, भगोड़े कृष्ण बल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना। 108वां क्वेश्चन कहता है, घटना और तिथि। तो कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार 15 या 20 जून 1756 में हुआ। 15 से 20 जून 1756 में। काल कोठरी की त्रासदी जो है 20 जून 1756 में हुई। काल कोठरी की त्रासदी 20 जून 1756 में हुई। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुई। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुई। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ। कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार 15 से 20 जून 1756। काल कोठरी की त्रासदी 20 जून 1756। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। 109वां क्वेश्चन कहता है, बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग यानी युद्धों में अनुभव प्राप्त साबत जंग की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों में जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करिए। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग यानी युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि दिलाई और कुछ क्षेत्रों की जमींदारी भी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान थी 24 परगना। किसकी जागीरदारी दिलाई? बंगाल के नवाब मीर जाफर ने 24 परगना की क्लाइव को। 110वां क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कोलकाता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो।
111वां क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं और मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। तो ये बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम, उसने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को खत में लिखा था कि आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। मीर कासिम द्वारा पत्र में लिखा गया था। 112वां क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? तो मीर कासिम जो बंगाल का नवाब है, उसने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था। 113वां क्वेश्चन, क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच जो इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में हुई थी, तो उसकी कुछ बातें हैं, जैसे शाह आलम द्वितीय को कड़ा व इलाहाबाद के जिले दिए गए, सही है। कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से मिली, ये भी सही है। 26 लाख के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से मिली। 3, हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई। हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई। तो ये तीनों बातें सही हैं। शाह आलम द्वितीय को कड़ा व इलाहाबाद के जिले दिए गए, कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से मिली, हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई। 114वां है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो 16 अगस्त 1765 ईस्वी में किसके बीच हुई? तो शुजाउद्दौला एवं क्लाइव के मध्य में हुई। शुजाउद्दौला एवं क्लाइव के मध्य में इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी जाती है? तो कर्नल क्लाइव का गधा या सियार मीर जाफर को कहते हैं। कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल यानी फैंटम के रूप में उल्लिखित किया है? तो कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के नवाब मुबारकुदौला को भूसे से भरे एक बैताल यानी फैंटम के रूप में उल्लिखित किया है। मुबारकुदौला। 117 क्वेश्चन कह रहा है, कर्नल माल्सन ने कहा, क्या कहा? कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि यह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डालो। ये वह शब्द किसके लिए इसमें आया है? तो ये मीर जाफर ने कहा था, कर्नल माल्सन ने कहा था, कंपनी के अधिकारियों का जब एक ही उद्देश्य है, अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। तो वह शब्द मीर जाफर के लिए कहा गया है। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? तो हैदर अली ने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। हैदर अली ने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकार्ड से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? तो हैदर अली ने ऐसी घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकार्ड से निकाल बाहर करेगा और अंत में भारत से। 120वां क्वेश्चन, युद्ध और संधि। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक हुआ, फिर मद्रास की संधि हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक हुआ, फिर मंगलौर की संधि हुई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक हुआ, फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69 मद्रास की संधि,
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 मंगलौर की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 श्रीरंगपट्टनम की संधि। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल स्मिथ ने किया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल आयरकूट ने किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व मेजर जनरल मेडोज ने किया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल स्टुअर्ट ने किया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल स्मिथ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल आयरकूट, तृतीय में आंग्ल मैसूर युद्ध मेजर जनरल मेडोज, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल स्टुअर्ट। 122वां क्वेश्चन है, हैदर अली की मृत्यु 1782 में हुई किस युद्ध के दौरान? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु 1782 में हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य बैंगलोर की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान एवं अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर लॉर्ड मैकेरिने थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था, लेकिन हस्ताक्षर अंग्रेजों की ओर से किए थे संधि पर लॉर्ड मैकेरिने ने। ये मद्रास का गवर्नर था, है ना, और गवर्नर जनरल जो था वो वारेन हेस्टिंग्स था। 125वां क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा। अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। तो इसमें पहला, दूसरा, चौथा सही है। पहला, टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा, ये सही है। टीपू को 2 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा, ये सही है। और तीसरा ये सही नहीं है कि ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा, ये सही नहीं है। लेकिन चौथा सही है, अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। 126वां क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस एवं तुर्की जैसे देशों से संपर्क स्थापित किया। फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस, तुर्की। टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की। टीपू ने माप तौल के लिए नए पैमाने का अपनाया। फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू विहित करने लगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चारों ये सही है। मतलब टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया, ये भी सही है। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की, ये भी सही है। टीपू ने माप तौल के लिए नए पैमाने को अपनाया, ये भी सही है। और फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू विहित करने लगा। 128वां क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चे में शामिल थे। तो ट्रवणकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज चारों इसके खिलाफ थे। वाह! ट्रवणकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चे में शामिल थे। ट्रावणकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। 129वां क्वेश्चन है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में, इस दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई।
अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। वेडेयार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई। वेडेयार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई। 130वां क्वेश्चन, किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। ये टीपू सुल्तान ने कहा था कि मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। 131वां क्वेश्चन, किसकी अत्यंत प्रिय युक्ति थी भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। ये टीपू सुल्तान का कथन है। भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। 132वां क्वेश्चन, सिखों के प्रथम गुरु नानक देव 1769 से 1538 तक जो रहे, जन्म था 1769 और मृत्यु 1538। तो प्रथम गुरु नानक देव मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी या ननकाना पाकिस्तान में हुआ था। सिखों के दूसरे गुरु अंगद यानी अंगदेव का मूल नाम लहड़ा था। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहब यानी स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध नींव रखी। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई। तो ये चारों सही हैं। तो ये चारों सही हैं। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी या ननकाना में हुआ था। सिखों के दूसरे गुरु अंगद या अंगदेव का मूल नाम लहड़ा था। तीसरा, अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दी जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया। और चौथा, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहब यानी स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध की नींव रखी। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई। 133वां क्वेश्चन कहता है कि किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया। तो अर्जुन देव जो सिख गुरु थे, इन्होंने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया। 134वां है, धोखेबाजी की पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था। सहायक संधि का, समामेलन और युद्ध का प्रयोग तो उसने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया था, लेकिन धोखेबाजी का प्रयोग वेलेस्ली ने अपना राजनीतिक उद्देश्यों के प्राप्त करने के लिए नहीं किया था। 135वां है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं? पहला, सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त यानी स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में स्थापना की, अमृतसर की किलेबंदी की एवं सिखों को लड़ाकू बनाया। दूसरा, हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हुई। तीसरा, सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की। चौथा, मुगल बादशाह औरंगजेब के तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा बनाया गया। तो ये चारों कथन सही हैं। नंबर 1, सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की यानी स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में स्थापना की, अमृतसर की किलेबंदी की एवं सिखों को लड़ाकू बनाया। दूसरा, हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हुई। तीसरा, सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का मूल नाम
त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की। चौथा, मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा बनाया गया। 136वां क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने कहा था सर दाद सिरे सार नदाद, यानी मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। सर दाद सिरे ना दाद, सर दाद सिरे ना दाद। 137वां क्वेश्चन है, किस सिख गुरु को, तो ये सिख गुरु कहने वाले सरदाद एवं सिरे नदाद ये तेग बहादुर सिंह थे। मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। 137वां क्वेश्चन कहता है, किस सिख गुरु को बाकला दा बाबा यानी बाकला के बाबा कहा जाता है, तो तेग बहादुर को बाकला दी बाबा यानी बाकला के बाबा कहा जाता है। अगला है, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में सही है। क्या सही है? उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए। गुरु गोविंद सिंह ने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए। मखोवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया। मखोवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया। उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा का आदेश सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किया और उन्होंने पाहुल प्रथा जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृत पान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का आरंभ किया। तो ये चारों सही हैं। उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए। मखोवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया। उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा का आदेश सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किए। उन्होंने पाहुल प्रथा यानी जाति बंधन तोड़ने हेतु एक कटोरे में सामूहिक अमृत पान एवं प्रसाद ग्रहण की प्रथा का आरंभ किया। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं, तो गुरु गोविंद सिंह ने दशम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक, जफरनामा ये रचनाएं लिखी। दशम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक, जफरनामा गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं। तेग बहादुर यानी वीर बंदा बैरागी मुखलिसपुर में लोहागढ़ या लौहगढ़ नामक मजबूत किला उसने बनवाया। बंदा बहादुर या वीर बंदा बैरागी ने मुखलिसपुर में लोहागढ़ या लौहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया। फरूख सियर मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई। फरूख सियर मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर या वीर बंदा बैरागी की हत्या की गई। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना कपूर सिंह ने की थी। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना, खालसा पंथ नहीं, खालसा दल की स्थापना कपूर सिंह ने की थी। रणजीत सिंह 1792 से 1839 तक इनका राज्य रहा। 1792 से 1839 तक। तो रणजीत सिंह ने अपने शासन काल में अनेक विजयी युद्ध लड़े। उनके द्वारा विजित स्थानों को कालक्रम के अनुसार सबसे पहले लाहौर, फिर अमृतसर, फिर कांगड़ा, फिर कश्मीर। लाहौर, अमृतसर, कांगड़ा, कश्मीर। रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी। रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की। रणजीत सिंह को अमृतसर विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई। रणजीत सिंह को अमृतसर विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई। रणजीत सिंह ने किस मिस्र से लाहौर यानी पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीने? तो रणजीत सिंह ने भंगी मिस्र से लाहौर जो राजनीतिक पंजाब की राजधानी थी और अमृतसर जो धार्मिक राजधानी पंजाब की थी, रणजीत सिंह ने भंगी मिस्र से छीने। अब सही क्रम करना है रणजीत सिंह द्वारा की गई संधियां और जिससे संधि की गई। तो अमृतसर की संधि 1809 में की रणजीत सिंह ने लॉर्ड मिंटो से। रोपड़ की संधि की 1831 में विलियम वेंटिंग से। त्रिपक्षी संधि की 1836 में लॉर्ड ऑकलैंड व शाह सुजा से। अमृतसर की संधि 1809 में लॉर्ड मिंटो से। रोपड़ की संधि 1831 में विलियम वेंटिंग से। त्रिपक्षी संधि लॉर्ड ऑकलैंड व शाह सुजा से। रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर संधि 1809 में सतलज नदी को दोनों के राज क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई।
जो अमृतसर की संधि हुई अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच में 1809 में, तो उसमें सतलज नदी को दोनों के राज क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई। रणजीत सिंह ने अपने राज प्रशासन विशेषता सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया, जिसमें वंतुरा, अलार्ड, कोर्ट एवं गार्डन व एवी टेबल थे। बंतुरा, अलार्ड, कोर्ट एवं गार्डनर एवं एवी टेबल। रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषता सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया, जिसमें वंतुरा, अलार्ड, कोर्ट एवं गार्डनर एवं एवी टेबल थे। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सिख राज्य के संस्थापक रणजीत सिंह थे। सिख राज्य के संस्थापक रणजीत सिंह थे। 151वां प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो 1845 से 46 में लड़ा गया, एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो 48 और 49 में 1848-49 में लड़ा गया, उस समय पंजाब राज्य का शासक कौन था? तो उस समय पंजाब राज्य का शासक दिलीप सिंह था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 के समय पंजाब राज्य शासक था दिलीप सिंह। अब संधियां हैं और तिथि है। तो लाहौर की संधि जो थी वो 1846 में हुई। भैरोवाल की संधि 1846 में ये भी हुई। पंजाब का अंग्रेजी राज में विलय 1849 में हो गया। लाहौर की संधि 1846, भैरोवाल की संधि 1846, पंजाब का अंग्रेजी राज में विलय 1849। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 में अंग्रेजी राज में किया गया? तो भारत के सिंध राज्य का विलय 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय में, जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलनबरो के समय में अंग्रेजी राज्य में किया गया। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर चार्ल्स नेपियर को सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है। वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का कालक्रम अनुसार है। सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, फिर पूना के पेशवा। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पूना के पेशवा। तो ये तो वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले कालक्रम के अनुसार राज्य हैं। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पूना के पेशवा। अच्छा, 156वां क्वेश्चन है, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? ये लॉर्ड वेलेस्ली कहता था सहायक संधि के संबंध में कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा कि स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वो कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था कि स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी। ये सहायक संधि के संदर्भ में कहा गया था। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले था। कौन था? भारत में सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले था। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप लॉर्ड वेलेस्ली ने दिया। जन्मदाता तो डुप्ले था, लेकिन सुनिश्चित और व्यापक स्वरूप लॉर्ड वेलेस्ली ने दिया। अब सुमेलित कीजिए, पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग ने किया। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एम हर्स्ट के समय में लड़ा गया। ठगों का दमन विलियम बेंटिंक ने किया। मैकाले का शिक्षा नीति प्रस्ताव विलियम बेंटिंक ने दिया। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग के समय, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एम्स हर्ट के समय, ठगों का दमन विलियम बेंटिंक, मैकाले का शिक्षा नीति प्रस्ताव विलियम बेंटिंक। 161वां क्वेश्चन है, मिलाना है। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त किया गया चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ लॉर्ड आयरलैंड के समय में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध तो हुआ लॉर्ड आकलैंड के समय में, लेकिन प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ लॉर्ड हार्डिंग के समय में। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में।
समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त। चार्ल्स मेटकॉफ के समय में, चार्ल्स मेटकॉफ के समय में। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, लॉर्ड हार्डिंग के समय में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट, लॉर्ड डलहौजी के समय। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था, तो गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों का कालक्रम अनुसार सजाइए। मतलब उसने कहा गोद प्रथा पर प्रतिबंध जब डलहौजी ने लगाया तो इसके शिकार होने वाले राज्य थे सबसे पहले सतारा, फिर संबलपुर व जयपुर, फिर बघाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर। सतारा, संबलपुर और जयपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। 164वां क्वेश्चन है, सुगौली की संधि 1816 में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885-86 में। सुगौली की संधि 1816 में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885-86 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा, विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इसमें कौन सही है? तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे, हेस्टिंग्स था। लेकिन ये सही है, विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, लेकिन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? मतलब जो नादिर शाह सफल हुआ दिल्ली में, उसका संभव कारण नहीं था। कमजोर मुगल सम्राट, तो ये तो था सही। उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव, ये भी सही है। दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी, ये भी सही है। आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ये नहीं सही है। बाकी तीनों सही हैं। कमजोर मुगल सम्राट, उत्तर पश्चिमी सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव, दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी, और चौथा आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ये सही नहीं है। 168वां है, केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो उसने त्रावणकोर पर शासन किया। राजा मार्तंड जो केरल के थे, सही है। उसने सामंतों का दमन किया, केरल के राजा मार्तंड वर्मा ने, सही है। उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना संगठित की, ये भी सही है। लेकिन ये सही नहीं है कि उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी, ये सत्य नहीं है। उसने त्रावणकोर पर शासन किया, राजा मार्तंड ने केरल के, उसने सामंतों का दमन किया, मजबूत एवं आधुनिक सेना संगठित की, ये सही है। लेकिन उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वत दी, ये गलत है। 169वां क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख कच्चा माल क्या था? मतलब 18वीं शताब्दी में इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, तो बंगाल से निर्यात किया जाने वाला कच्चा माल प्रमुख था। स्टेपल माने होता है कच्चा माल। तो कपास, रेशम, सोरा और अफीम जो था, कपास, रेशम, सोरा और अफीम, ये सबसे ज्यादा निर्यात किए जाते थे कच्चे माल। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69 में हैदर अली विजयी हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी का युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब सुराजुद्दौला था। कौन था? सुराजुद्दौला। तो इस तरीके से 16वां टॉपिक के सारे ऑप्शनल हो गए। नेक्स्ट पार्ट में आप ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीके मस्ती एमएस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। भारतीय इतिहास में जो लूसेंट ऑप्शनल से 16वां टॉपिक चल रहा था, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, बंगाल, मैसूर, पंजाब।